नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विद नवीन में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे कंपटीशन से रिलेटेड उन टॉपिक्स का वीडियो मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं। तो इस चैनल पे उन टॉपिक्स को पहले तो एकदम उसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद उसका आप कितना समझे, कितना पढ़े, उसके बाद उसका MCQs लगा के, वैकल्पिक लगा करके आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं बात को। तो इस चैनल का सबसे खास बात क्या है कि इसमें तो सबसे पहले आपको एक मिलेगा कि आपको डिटेल में स्टडी मिलेगा। कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको छूट जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आपको एक डिटेल में पहले उसका पढ़ाई करा देंगे। तो डिटेल में पढ़ाने के बाद आपका टॉपिक पे कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसको लेकर के फिर MCQs लगा करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो टॉपिक्स आप पढ़े उससे परीक्षा से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन आपको MCQs में करवा देंगे। और जितने भी क्वेश्चन MCQs में रहेंगे वे सारे किसी न किसी परीक्षा में आए हुए रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझते हैं जो आज का जो सेकंड टॉपिक है। आज का सेकंड टॉपिक है वह है राष्ट्रपति। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कल का था वो लोकसभा था, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे, जाइए उसको देखिए। और आज है बहुत ही अच्छा है वो भी, आज है सेकंड टॉपिक राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, आपका प्यार देते रहिए, धन्यवाद। तो चलिए बिना देरी के शुरू किया जाए आज का सेकंड टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति तो कहता है कि राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमारा अनुच्छेद भी कहता है, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 जो है 52 जो है उसके अनुसार क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान बोले तो राष्ट्रपति के नाम से ही देश चलाया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होता है तो वास्तविक प्रधान जो होगा आपका वो होगा प्रधानमंत्री। लेकिन अगर संवैधानिक प्रधान की बात किया जाए तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का भी प्रधान होता है। यानी देश की समस्त जो कार्यपालिका कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। यह है आर्टिकल 53 में कि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। फिर कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे की जाती है, तो 3-4 देश का नाम दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहां पे पकड़ना है कि तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। तो चलिए एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं इसको। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। और कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तो ये बात भी है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। फिर कहता है कि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये आर्टिकल 53 में है। फिर कहता है ये जो भी जैसे ये राष्ट्रपति देश के कार्यपालिका का जो प्रधान होता है ये भी संवैधानिक प्रधान नहीं होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। फिर कहता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, ये आर्टिकल 58 में है। कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। तो देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला योग्यता। उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 ईयर्स 35 वर्ष होना चाहिए। कहता है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, यानी उनके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या है, आर्टिकल किसमें है? तो 58 में, अनुच्छेद
58 में है, ठीक है। फिर इसका पहला जो है वह भारत का नागरिक हो, उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उनको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो उसमें कौन कौन होता है पहले ये समझिए। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं सम्मिलित, इस बात को पहले समझिए। तो कहता है कि उसमें संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो सबसे पहला क्या हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का निर्वाचित सदस्य बोल रहे हैं। तो जो भी इसका निर्वाचित सदस्य है वो इसके निर्वाचन में भाग लेगा। फिर कहता है कि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी जितने देश के राज्य हैं उन राज्यों में जितने भी विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ सब निर्वाचित सदस्य बोल रहे हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ 6-7 गिने चुने राज्यों में है। तो वैसी स्थिति में अगर उनको मौका दिया जाएगा तो बाकी स्टेट के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसके लिए विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, खाली केवल और केवल आपको विधानसभा के सदस्य होंगे, वो भी निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा जो है उनके निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत कहीं नहीं है, केवल और केवल निर्वाचन। तो निर्वाचन में कौन कौन है पहले समझ लीजिए बात को। तो निर्वाचन में है संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा कोई भी नहीं रहता है, 3 ही याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कुछ और रहेगा तो समझिए आपको फंसाने के लिए दिया है। नेक्स्ट कहता है कि दिल्ली और पुदुचेरी को जो विधानसभाओं को जो निर्वाचित सदस्यों को जो मौका दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, तो कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार दिया गया, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के हिसाब से उनको मिला है मौका। कहता है कि नेक्स्ट कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल से 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो उनके साथ जो निर्वाचक मंडल होते हैं उन निर्वाचक मंडल में से 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आता है कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत सम्माननीय पद है और वैसी स्थिति में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, ज्यादा उम्मीदवार खड़ा ना हो जाए, तो इसके लिए क्या किया गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रखा गया है। यानी मिनिमम 100 सांसद या विधायक का आपको सपोर्ट होना, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। फिर कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। आर्टिकल 54 यानी आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का वर्णन है। यानी इसका निर्वाचन जो होता है वो समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हो गया, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं,
तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का मौका मिला है। तो उसमें कितना कौन सा अनुच्छेद के कौन सा संविधान संशोधन, तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। फिर कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। चलिए नेक्स्ट। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का तात्पर्य क्या है, 1971 के जनसंख्या से था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 2000 ईस्वी तक था। यानी जब 42वां संविधान संशोधन 2076 को हुआ तो उसको क्या किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 1971 के जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया। 1971 के जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया और उसी के द्वारा फिर सभी सांसद और विधायकों का मत को तय किया गया। तो ये 2000 ईस्वी तक था। फिर कहता है कि अब इसे 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक निर्धारित कर दिया गया है। यानी अब इसको क्या कर दिया गया है, पहले जो 2000 तक था उसको जब 84वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको डेट को और आगे बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2026 तक जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसका जनसंख्या वर्ष क्या होगा, तो 1971। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय में होता है। उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। फिर कहता है कि और अगर निर्वाचन अवैध हो जाए तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का विवाद हो गया तो विवाद के लिए इसका फैसला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। और मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय पकड़ ले कि हाँ भाई गलत तरीके से चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तो उसको हटाया जाए। तो उस पीरियड में जितना दिन भी राष्ट्रपति रहेंगे तो उस पीरियड में वो जो काम किए हैं वो काम अवैध नहीं होगा, वो काम वैध ही रह जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का तात्पर्य जो है 1971 की जनसंख्या से था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 2000 ईस्वी तक था। कहता है अब इसे 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक निर्धारित कर दिया गया है। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय में होता है और अगर निर्वाचन अवैध हो जाए तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होता है। नेक्स्ट, कार्यकाल। तीसरा नंबर का टॉपिक जो है कार्यकाल। तो कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। ये आर्टिकल 56। सीधा सीधा समझिए, पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक होता है। आर्टिकल 56 कहता राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को जब अपना इस्तीफा देने का बारी आएगा तो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है, देखिए कहता है आर्टिकल 57 जो है कोई भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह प्रावधान किसमें किया गया है, तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 57 में। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आपका काम हो गया, आप दोबारा भी बन सकते हैं। तो उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 57 में। अब आइए देखिए शपथ ग्रहण। तो कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। ये आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के द्वारा
कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करेगा। और अगर मान लिया जाए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहा तब, तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सामने शपथ ग्रहण करता है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो फिर कौन दिलाएगा? तो दिलाएगा कौन? जो उस समय जो उच्च न्यायालय का जो उस समय जो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट महाभियोग आर्टिकल 61। तो अब देखिए, कहता है कि संविधान प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इस पर आवश्यक है कि इसकी लिखित सूचना 14 दिन पूर्व सदन के 1/4 बहुमत के साथ हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को दिया जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की तैयारी हो रही है तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि जिस भी सदन से लगाया जा रहा है तो उस सदन का मिनिमम 1/4 यानी 25% जो सदस्य है वो हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद महाभियोग पारित होगा नहीं होगा ये बात का फैसला है, लेकिन ये प्रक्रिया है लगाने के लिए। फिर कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में रिक्त होने की कहता है कि मान लो अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया या फिर वो राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर दे या फिर उसको मान लिया जाए कि महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। तो कहता है कि रिक्त होने के तारीख से 6 महीना के अंदर में निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। क्यों करवा लिया जाना चाहिए? इसका रीजन क्या है? क्योंकि देश का सारा कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित होता है, और राष्ट्रपति ही नहीं रहेगा तो फिर उस देश का सारा कार्य रुकने का संभावना है, तो रुकता नहीं है। उसके लिए फिर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर उसके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है, राष्ट्रपति बन के करवा लिया जाना चाहिए। तब तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और अगर किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो तब कौन संभालेगा? तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लो कि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपलब्ध हो तब उस न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, ये बात आ गया समझ में? जैसे कहने का मतलब हो गया कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग कर देता है या फिर उसको महाभियोग से हटा दिया जाता है, या मान लीजिए कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में क्या है कि 6 महीना के अंदर जो है राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है करा लिया जाना चाहिए। तो 6 महीना का जो पीरियड है तो उस पीरियड में क्या होगा भाई? तो उस पीरियड में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का काम करेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश से अनुपलब्ध है, मौजूद नहीं है, तब फिर स्थिति वही हो गया। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। और अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति भी अनुपलब्ध है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश के जो नीचे का, यानी उससे जो सेकंड रैंक वाला जो मुख्य न्यायाधीश होगा वरिष्ठतम, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। चलिए देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते। तो कहता है कि राष्ट्रपति को वेतन के रूप में 5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। इसके साथ साथ उन्हें अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती है।
अब देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति से के अधिकार एवं कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, राष्ट्रपति का कुछ अधिकार भी है और कुछ कार्य है, तो वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, तो हम तो उतना नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जो मेन कार्य है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कार्य आपको हम अपडेट करा देते हैं, ताकि आपको जब पूछा जाए तो छूटे ना। तो देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले समझिए, राष्ट्रपति जो है क्या करता है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। फिर कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। फिर है मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। समझ गए बात को? तो मोस्टली अगर एग्जाम में पूछा जाए और नियुक्ति से संबंधित और आपको ध्यान ना रहो तो मोस्टली जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का ही नाम रहता है। फिर कहता है कि भारत सरकार के कार्यपालिका का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ये भी हम बताए थे आपको कि भारत सरकार के कार्यपालिका का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यह आर्टिकल 77 में भी वर्णित है। यह आर्टिकल 77 में वर्णित है। या तो ऐसे पूछ देगा कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका का कार्य किसके नाम से किया जाता है, या फिर आपको पूछ देगा कि भारत सरकार के कार्यपालिका का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ध्यान रखना है 77। फिर कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। फिर कहता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है। ये संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ये आर्टिकल 108 ये दोनों तरह से पूछेगा। इसका आर्टिकल भी पूछेगा और ये भी पूछेगा कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति तो बुलाएगा ही, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी याद रखना, ये भी डायरेक्ट पूछेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। बात आ गया समझ में? ये वेरी वेरी एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, आर्टिकल 108 में है। और लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। कहता है आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक के अलावा स्वीकृति प्रदान करेगा या रोकेगा या पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो धन विधेयक को छोड़ करके तो जो नॉर्मल साधारण विधेयक होते हैं उनकी बात हो रही है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद का जो विधेयक होता है, पारित विधेयक होता है, वो क्या कर सकता है, या तो उसकी स्वीकृति दे सकता है, वो राष्ट्रपति के मन पे है, या फिर उसको रोक सकता है अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको और सुधारा जा सकता है, तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है, या फिर अगर मन है कि नहीं देना है तो चुपचाप अपने पास ही रोक के रख सकता है। ये पावर उनके पास है। फिर कहता है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। कहता है कि आर्टिकल 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फांसी की सजा को कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। तो वो ये शक्ति उनको कहां से मिला, तो ये शक्ति मिला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से।
फिर कहता है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्षमादान की शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। ये सब डायरेक्ट सीधा सीधा आएगा आपको एग्जाम में। अगला कहता है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से। फिर कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की तीनों सेनाओं जल थल वायु सेना का प्रमुख सेनापति होता है। यानी जो भी 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रमुख होता है। फिर कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यहाँ पर एक बात को समझिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यानी इनके नाम से सब काम होता है लेकिन ये काम खुद नहीं करते हैं। इनके नाम लेकर के सारा काम होगा लेकिन ये खुद सारा काम नहीं करेंगे। यानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री। फिर कहता है राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान है। राष्ट्रपति को आपातकाल में की आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान है। तो देखिए कहता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, फिर राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात आर्टिकल 360। इसका डिटेल हम तब बताएंगे जब आपातकाल का जब पॉइंट हम पढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तब उसका डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल एक शॉर्ट फॉर्म में आप जान लीजिए कि ये तीनों जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। और ये तीनों जो है आपको सीधा का सीधा कंपटीशन में आता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, या फिर दे देगा कि अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्तीय कुछ और दे देगा एक। तो सीधा सीधा एक दूसरे से घुमा फिरा के ये आपको पूछेंगे, है ना। तो जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सा अनुच्छेद से लगता है? तो अनुच्छेद 356। फिर वित्तीय आपात किससे लगता है? तो अनुच्छेद 360। फिर कहता है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिनका क्रम 15वां है। वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिनका क्रम 15वां है और ये पहला जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से ये डिटेल का जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइए और इसमें और भी क्या सुधार कर सकते हैं। और इसका जो MCQ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि अभी एक ही में बना देंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या है कि उसको अलग अलग कर दे रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर दे रहे हैं। तो इसका MCQ पहले ये देख लीजिए डिटेल वीडियो, उसके बाद इसका MCQ देखिए और आपको कितना पढ़े कितना समझे आपको इससे पता चल जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।